मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत ही भरोसेमंद पुराना सा स्कूटर है। पुराना स्कूटर, ठीक है। हाँ, मतलब वो सालों से बिना किसी बड़ी शिकायत के हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा रहा है। और एक दिन हम उसे सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं जी। और वहाँ जो मैकेनिक है ना, वो जानबूझकर इंजन के कुछ पुर्जे ढीले कर देता है, कार्ब्यूरेटर की सेटिंग पूरी तरह बिगाड़ देता है। अरे बाप रे। बिल्कुल। अब होता ये है कि वो स्कूटर रोज रास्ते में बंद होने लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, रोज दफ्तर पहुंचने में देर होती है। स्वाभाविक है, कोई भी झुंझला जाएगा, है ना। और फिर वही मैकेनिक हमारे पास आकर कहता है कि देखिए, ये स्कूटर तो अब कबाड़ हो गया है, क्यों नहीं मेरी दुकान से ये नई चमचमाती और बहुत महंगी मोटरसाइकिल खरीद ली जाए। बहुत ही चालाकी भरा कदम है ये। सुनने में तो ये किसी गली के एक ठग की कहानी लगती है। हाँ। लेकिन हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण के जो स्रोत है ना, वो बताते हैं कि पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्थाओं के साथ ठीक ऐसा ही किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के हमारे स्रोत हैं द आर्किटेक्टेड फेलियर ऑफ उज्जवल प्रदेश, यानी उज्जवल प्रदेश की सुनियोजित विफलता के कुछ बेहद दिलचस्प अंश। और इसके साथ ही एक बहुत ही तीखा विश्लेषणात्मक लेख भी है हमारे पास, जिसका शीर्षक है सत्ता की साजिश और सार्वजनिक संकल्प। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस स्कूटर वाले उदाहरण ने ना कहानी की मूल आत्मा को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। हाँ। मतलब इन स्रोतों के जरिए हम एक काल्पनिक राज्य उज्जवल प्रदेश की यात्रा करने वाले हैं। हाँ, काल्पनिक राज्य। जी, लेकिन ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि भले ही ये राज्य काल्पनिक हो, यहाँ जो घटनाक्रम घटते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं और जिस तरह से जनता के विमर्श या कह लें नैरेटिव को मोड़ा जाता है, वो सब बहुत असली लगता है ना। बिल्कुल, वो सब हमारी वास्तविक दुनिया की व्यवस्थाओं का ही एक आईना है। देखिए, ये कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है। भ्रष्टाचार तो बहुत आम शब्द हो गया है। हाँ, भ्रष्टाचार तो बस किसी फाइल को पास कराने के लिए मेज के नीचे से पैसे लेने तक सीमित हो सकता है। ये उससे कहीं बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल। ये एक चलता फिरता केस स्टडी है कि कैसे एक काम कर रहे सिस्टम को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पंगु बनाया जाता है। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हमें उस मैकेनिज्म को, उस पूरी कार्यप्रणाली को समझना है कि कैसे सरकारी या सार्वजनिक व्यवस्थाएं हमेशा प्राकृतिक रूप से फेल नहीं होती। सही बात है। कई बार उन्हें बहुत ही बारीकी से पूरी योजना बनाकर जानबूझकर पतन की ओर धकेला जाता है। जी। तो चलिए कहानी के उस दौर में चलते हैं जब उज्जवल प्रदेश में सब कुछ ठीक था, या कम से कम सब कुछ वैसा था जिसकी लोगों को आदत थी। हाँ, एक ठहराव वाला दौर। स्रोत बताते हैं कि वहां एक जन सेवा विभाग हुआ करता था। ये कोई बहुत चमक दमक वाला विभाग नहीं था। इसके दफ्तरों में पुरानी फाइलें थीं और इसके कोई बड़े बड़े विज्ञापन टीवी पर नहीं आते थे। लेकिन ये विभाग बिजली, पानी और राशन जैसी जो बुनियादी जरूरतें होती है ना, वो संभालता था। जन सेवा विभाग की छवि को समझना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब लोगों की राय इस विभाग के बारे में बहुत व्यावहारिक थी। कोई भ्रम नहीं था लोगों को। नहीं, कोई ये नहीं मानता था कि ये विभाग एकदम परफेक्ट है। सबको पता था कि सिस्टम थोड़ा धीमा है, फाइलें एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक जाने में समय लेती हैं। हाँ, वो सरकारी दफ्तरों वाली बात। बिल्कुल। कभी कभी बिजली की कटौती हो जाती है या पानी का प्रेशर कम होता है, लेकिन आम जनता के बीच एक अलिखित विश्वास था, एक भरोसा था। हाँ, लोग कहते थे कि जनसेवा वाले धीरे हैं पर ईमानदार हैं। अगर किसी के राशन कार्ड में कोई दिक्कत आती थी तो बाबू थोड़ा डांट कर ही सही, लेकिन काम कर देता था। मतलब एक तरह का सामाजिक सुरक्षा जाल था जिसने सबको बांध कर रखा था। बिल्कुल। हर 5 साल में चुनाव होते थे, सरकारें बदलती थीं, लेकिन जन सेवा विभाग की व्यवस्था वैसी ही रहती थी। लोग मान चुके थे कि नेता और पार्टियां अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जो कि हर जगह होता ही है। हाँ, लेकिन आम जनता को कम से कम उनका बुनियादी हिस्सा मिल जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव आता है। चुनाव होते हैं और एक नई पार्टी सत्ता में आती है, नव दिशा पार्टी। हाँ, नव दिशा पार्टी। उनका नारा बहुत ही आकर्षक और आक्रामक था। उन्होंने कहा, बदलाव ही सच है, नया विजन, नई ऊर्जा। और यहीं से उस सुनियोजित विफलता, या जिसे अंग्रेजी में हम आर्किटेक्टेड फेलियर कहते हैं, उसकी नींव रखी जाती है। अच्छा। स्रोत में एक बहुत ही रहस्यमयी गुप्त बैठक का जिक्र है। राजधानी की एक बड़ी सरकारी इमारत के बंद कमरे में कुछ बड़े राजनेता और उनके कॉर्पोरेट सलाहकार बैठे हैं। बंद कमरों की बैठकों में ही असली खेल होता है। बिल्कुल। वहाँ चर्चा हो रही है कि जन सेवा विभाग का दायरा बहुत बड़ा है,
ये पूरे राज्य की बुनियादी जरूरतों को नियंत्रित करता है। और सबसे बड़ी बात क्या, ये उन सत्ताधारियों के पूर्ण व्यावसायिक नियंत्रण में नहीं है। बातचीत के दौरान एक व्यक्ति सुझाव देता है कि इसे नियंत्रण में लाओ, लेकिन तभी कमरे में एक और आवाज गूंजती है जो कहती है कंट्रोल नहीं, खत्म करो। बाप रे। खत्म करो ये शब्द बहुत भारी है। मतलब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बुनियादी विभाग को रातों रात खत्म करने की बात सोचना ही डरावना है। कमरे में बैठे लोगों का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन कोई विरोध नहीं करता। कोई कुछ नहीं बोला। नहीं, वे सब समझ जाते हैं कि ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं है, ये एक ठोस बिजनेस मॉडल है। लेकिन चुनौती ये थी कि कल सुबह उठकर विभाग पर सीधे ताला नहीं लगाया जा सकता था। हाँ, अगर ऐसा होता तो पूरी राज्य की जनता सड़कों पर आ जाती, बगावत हो जाती। सही कहा। इसलिए योजना ये बनी कि इस विभाग को अंदर से इतना खोखला, इतना अक्षम और इतना खराब बना दिया जाए कि एक दिन जनता खुद हाथ जोड़कर इसे बंद करने की मांग करे। वाह। इस योजना को कागजों पर एक बहुत ही फैंसी और कॉर्पोरेट नाम दिया गया, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी लागत अनुकूलन। हाँ, बहुत ही मीठा शब्द है। बिल्कुल। आम जनता जब ये शब्द सुनती है तो उसे लगता है कि सरकार पैसे बचा रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन असल में पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था वो बहुत खतरनाक था। जी। रातों रात विभाग के मेंटेनेंस बजट में भारी कटौती कर दी गई। और सिर्फ बजट कटौती नहीं, बल्कि इसे लागू करने का तरीका बहुत शातिर था। जो अनुभवी इंजीनियर और क्लर्क सालों से उस पुरानी व्यवस्था के चप्पे चप्पे को जानते थे, जिनको सिस्टम की नस पता थी, हाँ, उनका बिना किसी कारण के दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह ऐसे नए लोगों को भर दिया गया जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। ताकि गलतियां हों। बिल्कुल। अगर किसी इलाके का ट्रांसफार्मर जल जाता था तो उसे बदलने की प्रक्रिया जो पहले स्थानीय स्तर पर पास हो जाती थी, उसे अब 5 अलग-अलग कमिटियों के अप्रूवल के लिए फंसा दिया गया। मशीनों की सर्विसिंग पूरी तरह रोक दी गई। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? अगर हम निष्पक्ष होकर सोचें तो सरकारी विभागों में लाल फीताशाही, लेट लतीफी और फंड्स की कमी कोई नई बात तो है नहीं। वो तो है। ये तो एक आम धारणा है कि सरकारी काम धीरे होते हैं। तो कोई ये कैसे तय कर सकता है कि ये सिर्फ एक सामान्य नौकरशाही की सुस्ती है या फिर एक बहुत ही सुनियोजित साजिश? इन दोनों के बीच की बारीक लकीर को हम कैसे पहचान सकते हैं? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण की जान है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि बात सिर्फ विफलता की नहीं है, बात है विफलता की गति और उसके पैटर्न की। पैटर्न? जी। जो जनसेवा विभाग दशकों से एक निश्चित, भले ही धीमी गति से काम कर रहा था, वो अचानक महज कुछ महीनों के भीतर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ। सांख्यिकी के हिसाब से ये असंभव है कि सारी मशीनें एक साथ खराब हो जाएं और सारे कर्मचारी एक साथ काम करना बंद कर दें। बिल्कुल, ऐसा अचानक तो नहीं हो सकता। जब पानी के पंप खराब होने की शिकायतें आ रही थीं, तो उन्हें सुलझाने के बजाय ऊपर से आदेश था कि रिपेयर फाइल को होल्ड पर रखा जाए। ये अयोग्यता नहीं थी, ये एक रणनीति थी। मतलब? ये कि जनसेवा विभाग की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही थी और इल्जाम उसकी सुस्ती पर लगाया जा रहा था। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी। इसका असर जमीन पर बहुत भयानक रूप से दिखने लगा। जो बिजली हफ्ते में एक आध बार जाती थी, अब वो दिन में 10-10 घंटे कटने लगी। नलों में पानी आने का कोई समय नहीं रहा। लोग रात भर जागकर पानी का इंतजार करने लगे। राशन की दुकानों पर मीलों लंबी लाइनें लगने लगी। और अंत में पता चलता था कि सर्वर डाउन है। हाँ, बिल्कुल वही। जनता को उस बिंदु तक धकेल दिया गया जहाँ उनका सब्र जवाब दे जाए। देखिए, जब रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बन जाती है ना, तो इंसान तार्किक रूप से सोचना बंद कर देता है। हाँ, बस उसे अपनी समस्या का हल चाहिए होता है। बिल्कुल, उसे बस किसी भी कीमत पर समाधान चाहिए होता है। और इसी हताशा का फायदा उठाने के लिए एंट्री होती है मीडिया की। यहाँ मीडिया के रोल को समझना बहुत दिलचस्प है। ऐसा लग रहा था जैसे मीडिया किसी रेसलिंग मैच का वो रेफरी बन गया हो, जो देखने में तो निष्पक्ष लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी एक पहलवान के लिए काम कर रहा है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। टीवी चैनलों पर अचानक से प्राइम टाइम डिबेट शुरू हो गई। स्क्रीन पर लाल रंग में फ्लैश होने लगा जनसेवा विभाग की शर्मनाक नाकामी, उज्ज्वल प्रदेश में सिस्टम कोलैप्स। सूट बूट पहने एक्सपर्ट्स टीवी पर बैठकर ज्ञान देने लगे कि सरकारी सिस्टम अब पूरी तरह आउटडेटेड हो चुका है और इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है। और सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया। वहाँ मीम्स की बाढ़ आ गई,
जन सेवा इक्वल्स टू नो सेवा। अरे हाँ, ये हैशटैग तो बहुत चलते हैं। एक पूरा नैरेटिव तैयार किया गया कि सरकारी कर्मचारी कामचोर हैं और पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार का अड्डा है। इसी प्रक्रिया को समाजशास्त्र में सहमति का निर्माण या मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट कहा जाता है। मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। जी, इसका मनोविज्ञान बहुत सीधा है। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यासा रखा जाए तो वो अंत में गंदा पानी भी दोगुनी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाएगा। क्या बात है, बहुत गहरी बात कही आपने। मीडिया ने जनता के दिमाग में ये बात इतनी गहराई से बैठा दी कि जन सेवा विभाग उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसके नतीजे में वही हुआ जिसकी योजना उस गुप्त बैठक में बनी थी। जनता सड़कों पर उतर आई। वही तो वो चाहते थे। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी उसी जनसेवा विभाग के राशन और पानी से अपना घर चलाया था, आज वही लोग नारे लगा रहे थे, हटाओ इस विभाग को, हमें प्राइवेटाइजेशन चाहिए। अगर हम सोचें, ये कितनी बड़ी विडंबना है। लोगों ने खुद ही अपने लिए वो जाल मांगना शुरू कर दिया जिससे सत्ताधारी उन पर फेंकना चाहते थे। और जब जनता ने खुद मांग की तो सरकार ने मसीहा की तरह सामने आकर एक ऐतिहासिक घोषणा कर दी। मसीहा बनकर? हाँ, कहा गया कि जनता की परेशानी अब और नहीं देखी जा सकती, इसलिए जन सेवा विभाग का सारा काम अब एक आधुनिक ग्लोबल प्राइवेट कंपनी संभालेगी। और उस प्राइवेट कंपनी का नाम था अल्ट्रासर्व प्राइवेट लिमिटेड। इनकी एंट्री किसी हॉलीवुड फिल्म के कॉर्पोरेट हीरो की तरह हुई। बिल्कुल। जन सेवा विभाग के पुराने रंग उड़े बोर्ड हटा दिए गए और उनकी जगह अल्ट्रासर्व का नया नीले रंग का चमकता था लोगो लग गया। मोबाइल ऐप आ गए, कर्मचारियों को स्मार्ट यूनिफॉर्म पहना दी गई और एक नारा जो सुनने में बहुत मीठा लगता था, सर्विस जो आप डिजर्व करते हैं। वाह, शुरुआत के कुछ महीने वाकई किसी जादू जैसे थे। इसे हनीमून पीरियड कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। लोगों ने ऐप पर शिकायत दर्ज की और 2 घंटे में तकनीशियन हाजिर। बिजली की कटौती एकदम बंद हो गई। पानी पूरे प्रेशर से आने लगा। पूरे राज्य में एक जश्न का माहौल था कि वाह, प्राइवेटाइजेशन ही सारे मर्ज की दवा है। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया का एक नियम है, कोई भी अच्छी चीज मुफ्त नहीं होती। कुछ ही महीनों में चमचमाती सर्विस की असली कीमत लोगों के दरवाजों पर दस्तक देने लगी। और वो कीमत बहुत भारी थी। जो बिजली का बिल जन सेवा विभाग के जमाने में 500 रुपए आता था, वो ऐप पर छलांग मारकर 900 रुपए हो गया। सीधे लगभग 2 गुना। हाँ, पानी के बिल में एक नया शब्द जुड़ गया जिसके बारे में पहले किसी ने सुना नहीं था, सर्विस चार्ज। राशन वितरण में प्रोसेसिंग फीस लगा दी गई। हर चीज पर फीस। बिल्कुल। और अगर कोई आम नागरिक उनके चमचमाते कस्टमर केयर सेंटर पर जाकर पूछता कि भाई ये एक्स्ट्रा चार्ज किस बात का है, तो वहां बैठे टाई लगाए एग्जीक्यूटिव बहुत ही विनम्रता से लेकिन बेहद रूखेपन से कहते, सर ये सिस्टम जनरेटेड है, ये कंपनी पॉलिसी है। बस वहां बहस करने की या किसी तरह की मानवीय सहानुभूति की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसका सबसे दर्दनाक पहलू वो था जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को झेलना पड़ा। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक दृश्य का वर्णन है जहां एक गरीब माँ अपना 1500 रुपए का बिजली का बिल देखकर बेबस हो जाती है। 1500 रुपए? हाँ, वो कस्टमर केयर वाले से पूछती है कि वो दिहाड़ी मजदूरी करके इतने पैसे कैसे लाएगी। उसे जवाब मिलता है कि अगर 48 घंटे में बिल नहीं भरा तो ऑटोमेटिक सिस्टम से लाइन कट जाएगी। बहुत क्रूर है। उस समय एक बुजुर्ग मजदूर की कही बात पूरे राज्य की भावना को दर्शाती है। उसने कहा कि पहला सिस्टम धीमा जरूर था, कभी कभी बाबू को 100 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन कम से कम सिस्टम हमारी पहुंच में तो था। हाँ, ये नया सिस्टम तो इतना तेज है कि हमें कुचलकर आगे बढ़ गया। ये वही स्थिति थी जिसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके कहा जाता है। एक धीमी व्यवस्था से बचने के लिए एक ऐसी व्यवस्था को गले लगा लिया गया जो पूरी तरह से क्रूर और संवेदनहीन थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी साजिश, चाहे वो कितने भी शातिर दिमागों ने रची हो, पूरी तरह से वाटरटाइट नहीं हो सकती। बिल्कुल। कहीं न कहीं कोई सुराग, कोई कागज का टुकड़ा छूट ही जाता है और यहीं से कहानी उस दिशा में मुड़ती है जहां सच्चाई का सामना सत्ता से होता है। और मजे की बात देखिए, इस सच्चाई को सामने लाने वाला कोई सुपर हीरो नहीं था, कोई बड़ा एक्टिविस्ट नहीं था, वो था अरविंद, जनसेवा विभाग का एक बहुत ही साधारण सा क्लर्क जिसका काम सिर्फ अकाउंट्स का मिलान करना था। उसके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन उसके पास चीजों को बारीकी से देखने की आदत थी। ध्यान देने वाला इंसान। अरविंद ने देखा कि पिछले 1 साल में विभाग के पास फंड्स थे, लेकिन जब भी किसी पुरानी मशीन को ठीक करने के लिए अप्रूवल मांगा जाता तो ऊपर बैठे अधिकारी उसे बिना कारण रिजेक्ट कर देते। अरविंद के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि ये अयोग्यता नहीं बल्कि कोई बड़ा खेल है। उसने चुपचाप पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की।
उसने सिस्टम से डिलीट किए गए ईमेल्स के प्रिंट आउट निकाले। बहुत रिस्की काम था ये। बिल्कुल। और महीनों की मेहनत के बाद उसे वो सबूत मिल गया जो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए काफी था। क्या मिला उसे? उसे एक गोपनीय दस्तावेज मिला जिसका शीर्षक था फेज 3 प्राइवेटाइजेशन रेडीनेस, यानी चरण 3 निजीकरण की तैयारी। जब मैं ये शोध पढ़ रहा था ना, तो इसी जगह पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये फेज 3 था तो फेज 1 और 2 क्या रहे होंगे? वही तो। इसका मतलब बजट कट और मीडिया का नैरेटिव सब कुछ एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा था। बिल्कुल। लेकिन उस दस्तावेज में जो सबसे बड़ा बॉम्ब था वो कुछ और ही था। जी हाँ, उस दस्तावेज में ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि जनता में असंतोष पैदा करो ताकि निजीकरण का माहौल बन सके, जनता को भड़काओ। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उस रिपोर्ट में अल्ट्रासर्व कंपनी का नाम और उनके मुनाफे का मार्जिन पहले से तय था। 1 मिनट, सच्ची? पहले से तय था? जी, ये सब उस समय तय हो चुका था जब जनता सड़कों पर जनसेवा विभाग को बंद करने की मांग कर रही थी। बाप रे, यानी वो पूरा जन आंदोलन, वो सारा गुस्सा सिर्फ एक नाटक था जिसमें जनता बिना जाने मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रही थी। डील तो जनसुनवाई से बहुत पहले ही फिक्स हो चुकी थी। अरविंद के पास सबूत तो आ गए, लेकिन वो जानता था कि एक मामूली क्लर्क होने के नाते वो अकेला इस विशाल कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस से नहीं लड़ सकता। हाँ, उसकी आवाज को तो आसानी से दबा दिया जाता। बिल्कुल। इसलिए उसने एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया। उसने संपर्क किया मीरा से। मीरा एक स्वतंत्र पत्रकार थी जो अपनी बेबाकी और डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए जानी जाती थी। एक छोटे से गुमनाम से कैफे में अरविंद ने सारी फाइलों का बंडल मीरा के सामने रख दिया। और मीरा ने वही किया जो असली पत्रकारिता का धर्म है। उसने सिर्फ एक ट्वीट करके सनसनी नहीं फैलाई, बल्कि उसने एक पूरा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाया। उस वीडियो का शीर्षक था #सच उज्जवल प्रदेश का। इस वीडियो ने सूचना क्रांति का सही इस्तेमाल किया। कैसे? मीरा ने कैमरे के सामने खड़े होकर एक एक कड़ी को जोड़ा। उसने दिखाया कि कैसे बजट कट के ऑर्डर आए, कैसे अनुभवी लोगों को रातों रात ट्रांसफर किया गया, कैसे मीडिया चैनल्स को स्पॉन्सर्ड विज्ञापन दिए गए, और अंत में वो पहले से साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अल्ट्रासर्व का नाम था। उस वीडियो में मीरा की एक लाइन बहुत दमदार थी। उसने कहा, जब किसी पब्लिक सिस्टम को कॉर्पोरेट के हवाले करना होता है तो पहले उसे जनता की नजरों में इतना बदनाम किया जाता है कि वो अपनी मौत खुद मांग ले। बहुत ही शक्तिशाली लाइन है ये। बिल्कुल। इस वीडियो के इंटरनेट पर आते ही उज्जवल प्रदेश में सचमुच भूचाल आ गया। जनता की प्रतिक्रिया का ये चरण सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है। अब तक जनता अल्ट्रासर्व के भारी भरकम बिलों से परेशान तो थी, लेकिन वे खुद को ही कोस रहे थे कि हमने ही तो प्राइवेट कंपनी मांगी थी। हाँ, गिल्ट में थे वो लोग। लेकिन सच सामने आने के बाद ये परेशानी एक भयंकर गुस्से में बदल गई। ये गुस्सा सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं था, ये धोखा खाए जाने का गुस्सा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भावनाओं, उनकी तकलीफों का इस्तेमाल उनके ही खिलाफ एक हथियार के रूप में किया गया है। सड़कों पर फिर से भीड़ जमा होने लगी, लेकिन इस बार का दृश्य अलग था। अब कोई किसी विभाग को बंद करने की मांग नहीं कर रहा था। अब नारे लग रहे थे, सच छुपाना बंद करो, लुटेरों को बाहर करो और हमारा सिस्टम वापस लाओ। जनता जाग चुकी थी। इस भारी जन दबाव के कारण विपक्ष को भी मौका मिल गया। मामला अदालत तक पहुंच गया और कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई। न्यायपालिका को जब इतने पुख्ता सबूत मिले तो एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया जिसमें रिटायर्ड जज और स्वतंत्र अधिकारी शामिल थे। जी। जब इस समिति की प्राथमिक रिपोर्ट लीक हुई तो उसने मीरा और अरविंद के हर एक दावे को सच साबित कर दिया। ये स्पष्ट हो गया कि फंड्स जानबूझकर रोके गए थे। सब कुछ साफ हो गया और आखिरकार अदालत ने अपना ऐतिहासिक अंतरिम फैसला सुनाया। अल्ट्रासर्व के कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और जन सेवा विभाग को अपनी पुरानी स्थिति में फिर से बहाल करने का सख्त आदेश दिया गया। ये कानूनी जीत तो बहुत बड़ी थी ही, लेकिन स्रोतों के अनुसार जो सबसे बड़ा और स्थायी बदलाव आया वो था जनता की मानसिकता में। बिल्कुल। जब जनसेवा विभाग दोबारा शुरू हुआ तो जाहिर है चीजें रातों रात ठीक नहीं हो गई। सिस्टम को खोखला किया गया था तो उसे भरने में समय लगना था। पुरानी मशीनें थीं, कर्मचारियों में कंफ्यूजन था, फिर से लाइनें लगने लगी थी। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चल रहा था, #सिस्टम को समझो। और इस बार लाइन में खड़ी जनता का बर्ताव बिल्कुल अलग था। कैसे? एक व्यक्ति का बयान यहाँ बहुत प्रासंगिक है जिसने कहा था, इस बार हम चिल्लाएंगे नहीं, इस बार हम समझ के साथ सपोर्ट करेंगे। अरे वाह,
ये एक समाज के तौर पर परिपक्व होने की निशानी है। लोगों ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर ये सबक सीख लिया था कि हर बार जब कोई व्यवस्था विफल होती दिखाई देती है तो वो जरूरी नहीं कि प्राकृतिक हो। हर चमकती हुई नई चीज सोना नहीं होती और हर शोर मचाने वाली आवाज हमारा भला नहीं चाहती। अगर हम इस पूरे प्रकरण का सार निकालें तो वो ये है कि आज के दौर में भ्रामक विमर्शों या कह लें डिसेप्टिव नैरेटिव्स की ताकत बहुत बढ़ गई है। सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए हथियारों का नहीं बल्कि गलत सूचनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे समय में सूचनाओं की इस बाढ़ के बीच हमारी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। सही बात है। जब भी कोई व्यवस्था अचानक से पूरी तरह नाकाम नजर आने लगे तो हमें तुरंत रुककर सवाल पूछना चाहिए, इस नाकामी का ढिंडोरा कौन पीट रहा है? और इस नाकामी के बाद जो नया समाधान आ रहा है उससे सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा किसे होने वाला है? तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? ये सवाल हमें हमारी अपनी असल जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। जी, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा सिनेमैटिक ट्विस्ट है जिसका जिक्र स्रोत के बिल्कुल अंत में किया गया है और वो सच में दिमाग में गूंजता रहता है। वो दृश्य वाकई वास्तविकता की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। कहानी के अंत में जब लगता है कि जनसेवा विभाग बहाल हो गया है और न्याय मिल गया है, तभी दृश्य बदलता है। राजधानी की एक सड़क पर एक नया बड़ा सा डिजिटल पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा है, अगला सुधार, स्वास्थ्य विभाग। और बैकग्राउंड में एक बहुत ही ठंडी सी कॉर्पोरेट आवाज गूंजती है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि ये एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। एक विभाग बच गया तो अब निशाना दूसरा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बेचैन कर देता है। अगर हम अपने आसपास देखें, आज के अखबार पढ़ें या टीवी देखें, तो हम सबको खुद से पूछना होगा, हमारी असली दुनिया में ऐसी कितनी बुनियादी संस्थाएं हैं, चाहे वो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अस्पताल हो या फिर स्कूल और शिक्षा व्यवस्था, जिन्हें आज लगातार अक्षम, धीमा और नाकाम साबित किया जा रहा है। क्या वे सच में स्वाभाविक रूप से काम करना बंद कर चुकी हैं, या क्या वे भी हमारी आंखों के सामने उसी फेज 3 प्राइवेटाइजेशन रेडीनेस यानी निजीकरण की तैयारी के चरण से गुजर रही हैं? सोचने वाली बात है। क्या हम भी किसी अनजाने फेज 3 का हिस्सा तो नहीं बन रहे? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जी, नैरेटिव पर सवाल उठाते रहिए, गहराई से सोचते रहिए और सबसे जरूरी बात, जागरूक बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।